नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में इस समय आप सुन रहे हैं कृष्ण कली उपन्यास। आज प्रस्तुत है इसका चौथा भाग। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय युद्ध की समाप्ति के साथ ही बड़ी दी का व्यवसाय बुलंदी पर पहुंच गया था। युद्ध में अनायास ही कमाई गई ठेकेदारों की धनराशि की नहरें एक साथ ही पीली कोठी में आकर बहने लगी थी। बड़ी दी की पूर्व परिचिता 5 वैकाई अपनी खाकी मर्दानी वर्दियों को तिलांजलि दे एक बार फिर पीली कोठी के सुनहरे पिंजरे में पालतू पढ़ी पढ़ाई मैना सी चहकने लगी थी। पहले रविवार को पीली कोठी दिन भर की छुट्टी मना दी थी। बड़ी दी अपनी 7 सीटर में अपने रंगीन दल बल को भरकर दूर दूर तक घूमने निकल जाती। कभी राजगृह, कभी राजमहल। कैसा ही सम्मानित अतिथि क्यों न हो, उसे रविवार को आने पर निराश होकर ही लौटना पड़ता। पर अब रविवार को भी कोठी में मेले की सी भीड़ रहती। क्या कहेगी रोजी, वह तो इतवार को अखबार भी नहीं पढ़ती थी। इस सस्ते वातावरण में वह कली को देखकर क्या प्रसन्न होगी। क्रिसमस के दिन बड़ी दी की किरंटियों ने पीली कोठी के गोल कमरे की छटा बदल दी थी। ऐसा उत्साह तो बड़ी दी ने कभी बकरीद पर भी नहीं दिखाया था। पता नहीं कहाँ से मैगी का एक छोटा सा हरा पेड़ जुटा लाई थी। उस पर जगमगाते बिजली के हरे, पीले, नीले लट्टू, क्रेप के लाल पीले कागजों में लिपटे रेशमी रिबन से बंधे उपहार, जापानी कंदील अनोखी जगमगाहट से जगमगा रहे थे। एक और बड़ी मेज पर लिज और सोनिया मोमबत्ती दानों में बड़ी बड़ी मोमबत्तियां सजा रही थीं। आज उन्होंने बड़ी दी से विशेष अनुमति लेकर अपनी पूरी एंग्लो इंडियन बिरादरी को आमंत्रित किया था। वैसे बड़ी दी इस बिरादरी से 2 गज की दूरी ही बरतती थी। पीली कोठी के अधिकांश ग्राहक बंधे बधाए पुश्तैनी यजमानी निभाने वाले ग्राहक थे। इस ऊंचे तबके के अतिथियों से कभी किसी प्रकार की सस्ती ही ठीठी या ओछे आचरण की बड़ी दी को आशंका नहीं रहती थी। पीते भी हैं तो दे नो हाउ टू कैरी देयर ड्रिंक्स, बड़ी दी कहती। और ये मरी इन अधकचरी मेमों के साहब, कोई इंजन ड्राइवर है तो कोई गार्ड, चाहते हैं कि मेरी लड़कियों को भी रेलगाड़ी के बेजान डिब्बों की ही तरह अपने साथ जैसे चाहें खींचते ले जाएं। पर मैगी को अप्रसन्न भी नहीं कर सकती थी बड़ी दी। कंधे पर सुनहरे बालों के रेशमी पशम झुलाती, नीली आंखों और चपल स्मित का जादू बिखेरती मैगी माणिक के रत्न संकलन का सबसे दामी रत्न थी। उसकी मुट्ठी भर की कमर पत्थर की मूर्ति की सी ऐसी तराशी गई देह, जिसका एक एक सुगठित अंग 1.25 लाख का था, वास्तव में अपूर्व थी। उसकी रुचि को देखकर कभी कभी माणिक दंग रह जाती। कभी 14 आने गज की लाल छींट का ऊंचा काला गोट लगा लहंगा और काठियावाड़ी कंचुकी पहनकर हाथ में एक सामान्य सा चांदी का कड़ा और गले में हंसली पहने गोल कमरे में उतर आती। नीले आंखों से मेल खाती, नीले रंगे मलमल की अबरक से चमचमाती ओढ़नी फड़फड़ाकर एक साथ अपने कितने ही प्रेमियों के हृदय में दावानल जैसा प्रज्वलित कर देती। कभी वह आती ठेठ विदेशी वेशभूषा में, टार्टन स्कर्ट के ऊपर महा औदार्य से प्रदर्शित हाथी दांत सा शुभ्र कोट, वक्षस्थल शंख ग्रीवा पर पतली सोने की चेन में झूलता नवरत्न का पेंडेंट, जो देखने वाले की दृष्टि को बरबस बांधता अपने साथ खुले गले की क्रमशः नीचे उतरती आकर्षक घाटी की ओर खींच ले जाता था। मैगी सप्ताह में केवल 2 बार पीली कोठी के गोल कमरे में उतरती थी। मैं स्वभाव से ही नाजुक हूँ माणिक, उसने अपनी सखी से आते ही कह दिया था। पर मैं तुम्हें इतना विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी तुम्हारी लड़कियां 1 सप्ताह का करके कमाएंगी, उतना मैं एक ही दिन नीचे आने पर कमा लूंगी। ऐसी सोना उगलने वाली मशीन को
भला माड़ी क्या खोने देने की मूर्खता कर सकती थी? मेरा पेशा कैसा ही क्यों न हो, मैं एक आदर्श क्रिश्चियन हूँ, ये तुम्हें मानना पड़ेगा माड़िक। मैगी के मर्दाने कंधे गर्वीले बनकर और उन्नत हो गए। मैं हर इतवार को गिरजाघर जाती हूँ और हफ्ते की उन 2 मनहूस रातों में जब मेरी एक सांस भी अपनी नहीं रह जाती, मैं समय निकालकर बाइबल पढ़ ही लेती हूँ। इसी से मैं चाहती हूँ कि इस बार का हमारा क्रिसमस डिनर ऐसा हो कि मेरे अतिथि तुम्हारे खानसामा का हाथ चूम लें। अपनी भुवन मोहिनी हंसी का अचूक बाण छोड़कर मैगी अपने कमरे में चली गई थी। क्रिसमस डिनर सचमुच में ऐसा था कि भारी खाने और महंगी शराब में डूबे मैगी के अतिथि घर लौटना भी भूल गए थे। कोई सोफे पर ही लदा पड़ा था, किसी की गर्दन कुर्सी के हत्थे पर लटकी थी। 5-7 अतिथि निर्जीव लाशों की भांति गलीचे पर बिछे थे। मैगी गार्ड की छाती पर माथा टिकाए सो रही थी। मद्यपान ने जैसे उसका मुखौटा उतारकर दूर फेंक दिया था। कितनी अधेड़ और थकी लग रही थी मैगी। सोनिया, लिज, बेटी और एनी पियानो पर ही औंधी हो गई थी। गार्ड के सिर पर टेढ़ा लगा क्रेप पेपर का लाल कंगूरेदार ताज, मैगी के सुनहरे बालों पर चिड़िया के पंख जड़ी हरे क्रेप कागज की तिरछी टोपी, उनके खर्राटों के साथ साथ हिलती देख पन्ना के पीछे खड़ी वाणी सेन जोर से हंसने लगी। आहा, बारी जाऊं इन ललमुहों की छटा पर। ए छोटी दी, इस ससुरे गार्ड बाबू की मूछें असली हैं या नकली, खींच कर देखूं तनिक। और वो सचमुच ही सोए गार्ड की मूछों की ओर 2 उंगलियों की संसी बनाए झुकी रही थी कि धीमे से द्वार खोलकर हाथ में बैग लटकाए मुस्कुराती रोजी खड़ी हो गई। हड़बड़ाकर वाणी को पीछे धकेल पन्ना दौड़कर रोजी से लिपट गई। ये क्या रोजी, तुमने तो लिखा था तुम क्रिसमस के बाद आओगी। किसमें आई? तांगे में। कहती क्या हो, एक तार तो कर दिया होता। घर ढूंढने में कितनी आफत आई होगी। नहीं डार्लिंग, उस सौम्य संत चेहरे की एक एक रेखा निर्विकार थी। पीली कोठी को सब जानते हैं। चौंक कर पन्ना ने रोजी की ओर देखा, फिर सहम कर आंखें झुका ली। वाणी, तुम तांगे से सामान ऊपर मेरे कमरे में पहुंचा दो। रोजी मेरे साथ ही रहेगी। कई घेर घुमावदार सीढ़ियां पार कर रोजी पन्ना के कमरे में पहुंची। सीढ़ियों के दोनों ओर लगे आदमकस शीशे, हाथी दांत के बने हैंगर, जिन पर कई निशाचरों के ओवरकोट अपने निर्जीव स्वामियों की अचल देह की भांति ही झूल रहे थे, वास्तव में दर्शनीय थे। अपने कमरे में पहुंचकर पन्ना ने रोजी के दोनों हाथ पकड़कर बड़े लाड़ से उसे अपने रेशमी गुदगुदे बिछावन पर बिठा दिया और स्वयं कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गई। कितनी सुंदर कोठी है, रोजी ने प्रशंसापूर्व दृष्टि से पन्ना के कमरे की स्वच्छ विदेशी सज्जा को देखकर कहा। सुंदर? तुम भी इसे सुंदर कह सकती हो रोजी? आश्चर्य से पन्ना उसे एकटक देखने लगी। क्या ताना मार रही थी रोजी? क्यों नहीं पन्ना, बनाने वाले ने हर चीज सुंदर नहीं बनाई है क्या? वह अपनी स्वच्छ दंत पंक्ति दिखाकर हंस उठी। मुझे तो इस संसार में आज तक सब सुंदर ही सुंदर दिखा है डार्लिंग। पर ये तो बताओ, तुमने उस सुंदर तोहफे को कहाँ छिपा कर रख दिया है, जिसे देखने में इतनी दूर से भागती आई हूँ? उसे मैं अपने कमरे में नहीं सुलाती। तिमंजिले में मेरी हीरा और बड़ी दी की पुरानी नर्सरी थी, वहीं सोती है। चलोगी क्या? सोई होगी। दिन भर शैतानी करती, उछल कूद मचाती रहती है, फिर थककर ऐसी चूर होती है कि 7 बजे ही सो जाती है। नर्सरी के कमरे में लगे नीले रेशमी पर्दों को हल्के से उठाकर पन्ना रोजी को भीतर ले गई। पास के पलंग पर काली भुजंग सी आया हथेली पर खैनी चूना मल रही थी। धोती जांघों तक उठी थी, आंचल गोदी में पड़ा था। अचानक इतनी रात को स्वामिनी को कमरे में देखकर वह हड़बड़ा कर उठने लगी। पन्ना ने उसे हाथ से बैठने का संकेत दिया।
फला लेन की गुलाबी नाइटी में कली सो रही थी। एक हाथ गाल के नीचे था, दूसरी छाती पर। कैसी सलोनी सूरत थी। कौन कहेगा यह वही चूजे की सी गर्दन है जिसे पार्वती ने क्रूरता से मरोड़कर दूर फेंक दिया था। क्या ये बेही सूखे निर्जीव अधर हैं जिन्हें खोल खोल कर बड़े यत्न से रोजी ने ब्रांडी से रात भर सिक्त किया था? क्या वह वही नन्हा कलेजा धड़कता फला लेन की नाइटी को उठा गिरा रहा है जो एक बार केवल एक नन्हे स्पंदन से ही रोजी को आश्वासित कर पाया था? रोजी चुपचाप खड़ी पिंजरा पलंग पर सोई उस देवांगना सी सुंदर बालिका को एकटक निहार रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मानव को कैसा अपूर्व दैवी शक्ति प्रदान है कि उस सृजनहार ने मानो यदि किसी के प्राण ले सकता है तो किसी को जीवन दान भी दे सकता है। इस नन्ही बालिका को क्या सचमुच रोजी ने ही जीवन दान दिया है? वो जो इस सजे सजाए कमरे के गुदगुदे पलंग में सोई मीठे सपनों में डूबी पड़ी है, उसका श्रेय किरीट क्या स्वयं उस उदार पिता ने रोजी के माथे पर धर दिया है? रोजी, अब चलें? बहुत रात हो गई है। धीमे से रोजी को टसकाकर पन्ना बाहर खींच ले गई। इट इज़ सो सिली ऑफ मी डार्लिंग। रोजी ने छाती से रुमाल निकालकर आंखें पोंछी, नाक सिनकी और हंसकर पन्ना के हाथ थपथपाने लगी। हंसने पर रोजी का चेहरा इसी भोली निर्दोष बालिका सा लगने लगता था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पर उस सुंदर बच्ची को देखकर क्षण भर को मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि यह वही मरी चूहिया सी बच्ची है जिसे मैंने जब तुम्हारी गोदी में डाला तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि महीना भर भी जी पाएगी। कितने यत्न से तुमने इसे पाला होगा पन्ना, मैं समझ सकती हूँ। नाक, आँख, कुटिल होंठ सब असदुल्ला पर गए हैं। रोजी फुसफुसा कर हंसने लगी। लंबी भी कितनी है, एकदम पठान की बेटी है पन्ना। पर आंखें देख रही हो? ओह द पुअर रैच। रोग से पहले उसकी आंखें कितनी सुंदर थीं, और पलकें, ओ पन्ना, मैंने ऐसी सुंदर आंखें आज तक फिर नहीं देखी। उसके हंसने से पहले उसकी बड़ी बड़ी आंखें हंसने लगती थीं, बोलने से पहले उसकी आंखें बोलती थीं। और अब रोजी सहसा स्वयं ही सहम कर चुप हो गई। अब क्या रोजी? पन्ना सांस रोक कर बैठ गई। अब वह अंधी है पन्ना। उसका रोग अब अच्छी से अच्छी औषधियों से भी मोर्चा लिए खड़ा है। रोजी का कंठ स्वर भय से कांप उठा। पन्ना का गला सूख गया, जीभ जैसे तालू से चिपक गई। क्या तुम सोचती हो? वह रुक रुक कर पूछ उठी कि कभी पिता के नाक नक्शे और माँ की बड़ी आंखों की यह अविकल प्रतिमूर्ति भी इस महारोग का शिकार बन सकती है? क्या यह संभव नहीं है रोजी कि जिस विचित्र प्रकृति ने इसे पिता का माथा, कद और रंग दिया है, माँ की बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, वह इसे माँ बाप का बड़ा रोग भी दे दे? नहीं पगली। रोजी ने पन्ना को बाहों के आश्वासनपूर्ण घेरे में बांध लिया। फिर इसने तुम्हारी सी स्वस्थ माँ का स्तनपान किया है। तुम्हें कभी ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिए। निश्चिंत रहो पन्ना, तुम्हारी सुंदरी बिटिया को कभी इस रोग का भय नहीं रहेगा। पर इसे एक भय सर्वदा रहे, यह मैं चाहती हूँ। जानती हो किसका? किसका रोजी? उसका। आकाश की ओर अपनी गठिया से पंगु टेढ़ी उंगली उठाकर रोजी सहसा गंभीर हो गई। तुमने बाइबल पढ़ी है न पन्ना? उन 10 कुष्ठ रोगियों की कथा याद है जिन्हें यीशु ने अपने दिव्य स्पर्श से रोग मुक्त कर दिया था? पर उन 10 में से केवल एक ही उसके पास कृतज्ञता ज्ञापन करने आया था। मैं चाहती हूँ यह उस 10 में से एक सी ही कृतज्ञ बनी रहे।
उस महान अदृश्य व्यक्तित्व के अस्तित्व को क्या यह यहाँ रहकर जान पाएगी? इसीलिए मैं तुमसे इसे मांगने आई हूँ पन्ना। मैं चाहती हूँ इसे नैनीताल के कॉन्वेंट में उन तापसियों के बीच ले जाकर छोड़ दूँ, जहाँ पाप या कलुष की छाया भी नहीं पड़ सकती। ओ रोजी, क्या तुम सोचती हो कि पीली कोठी में रहने पर मैं इसे अपने ही रंग में रंग दूंगी? पन्ना, माय प्रेशियस। रोजी कुर्सी पर बैठकर हाँफने लगी थी। इतनी सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ने उतरने का उसे अभ्यास नहीं था। कोयले की कोठरी से क्या कोई भी बिना काले के लिए लौट पाता है? तुम घबराती क्यों हो पन्ना? जिसने तुम्हारा स्तनपान किया वह कहीं रहे, तुम्हें क्या सहज ही में भूल पाएगी? मैं अभी 2 दिन यहीं रहूंगी। इस बीच तुम स्वयं सोच विचार कर निर्णय ले सकती हो। पन्ना ने वाणी को पहले ही समझा बुझा दिया था कि कली को वह स्वयं तैयार कर मेम साहब से मिलाने लाएगी। नित्य कली माँ का नाश्ता निबटने पर रेशमी चूड़ीदार पजामा और कमीज ओढ़ने में इत्र में बसी सजी धजी गुड़िया सी उससे मिलने आई थी। दोनों बहनों के बीच उसकी छोटी कुर्सी लगी रहती। बड़ी माँ के साथ नाश्ता कर वह आया के साथ घूमने जाती। लौटने पर मौलवी साहब उर्दू पढ़ाने और मैगी आंटी अंग्रेजी। फिर छोटी माँ उसे स्वयं 1 घंटे तक कथक नृत्य की कठिन घुर्नियों में चरखी सी घुमाती रहती। 1-2 दिन कली का रियाज बंद रखना होगा बड़ी दी। रोजी को शायद यह सब अच्छा नहीं लगेगा। खिसकियाने स्वर में पन्ना ने बड़ी दी से कहा तो आश्चर्य से उसे देखती रही थी। क्यों? 2 दिन के लिए कहीं से तेरी रोजी आई है तो लड़की का नाचना गाना ही बंद कर देगी? लड़की तेरी है या उसकी? तुझे पता है पन्ना, कच्ची मिट्टी को चतुर कुम्हार चाहे जैसे वैसा मोड़ सकता है, पक्की मिट्टी को नहीं। एक बार इन मिशनरियों के हाथ में लड़की सौंप दी तो समझ लेना गई। वह उसे अपनी ही विद्या सिखाएंगे। हमारी बिल्किस नहीं भूल गई आपा को? बिल्किस मुनीर की बड़ी बहन की लड़की थी। देखने में उजली चिट्टी मेम, पर एकदम दुबली पतली। पता नहीं किसने बिल्किस की माँ से कह दिया कि भक्तिन स्कूल में भेजने पर उसकी बिटिया निखर आएगी। शायद स्वयं बिल्किस के विदेशी पिता का भी आग्रह था। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात बिल्किस घर लौटी तो स्वयं उसकी माँ ही उसे पहचान नहीं पाई। और फिर क्या बिल्किस उसके साथ रहना चाहती थी? न वह मिर्च मसाले का सालन खा पाती, न रोटी चपाती। कांटे छुरी के बिना उसके कंठ के नीचे ग्रास नहीं उतरता। लाख चेष्टा करने पर भी उसकी माँ न उसे गाना सिखा पाई न नाच। दिन रात माँ बेटी में खनकती रहती। और एक दिन बिल्किस किसी मेलगाड़ी के एंग्लो इंडियन ड्राइवर के साथ भाग गई थी। तुम भूलती हो बड़ी दी, पन्ना ने कहा। रोजी की ऐसी कोई शर्त नहीं है। बिल्किस आपा की मेम ने तो पहले ही लिखत पढ़त करवा ली थी कि पढ़ाई पूरी होने तक उसे एक बार भी घर नहीं आने देंगी। पर रोजी का कहना है कली हर छुट्टी में यहाँ आ सकती है और चाहने पर मैं भी उससे मिलने आ सकती हूँ। और फिर क्या तुम सोचती हो हमें इस ज़िंदगी में बड़ा भारी सुख है जो कली को भी उसी ज़िंदगी के लिए तैयार करूँ? क्या कहती है छोटी, तुझे यहाँ दुख है? कौन सी ऐसी तकलीफ़ है? ज़रा मैं भी तो सुनूं। क्या मैंने कभी कोई ज़बरदस्ती की है? जब वह मुँह जला मजूमदार महीनों यहाँ बिना कुछ दिए मेरी 1000 रुपए की बोतलें खाली करता पड़ा रहता था, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे। चुप करो बड़ी दी, रोजी सुनेगी तो क्या कहेगी? पन्ना ने द्वार भिड़ा दिया था। भाड़ में जाए तेरी रोजी। एक से एक ग्राहक उठकर लौट जाते थे। पर मजाल है जो मैंने कभी तुझसे कुछ कहा हो। फिर एक दिन तेरे गले में यह ढोल लटका कर नासपीटा भाग गया तो तू इतनी बड़ी बात मुझसे ही छिपा गई, जिसके आंचल से मैं आंखों की तिजोरी की चाबियां लटका कर गई।
वही मुझसे धोखाधड़ी कर स्वयं सटक सीताराम, और फिर जब नाक कटवा कर लौटी तो किसने शरण दी तुझे? तब कहाँ थी ये रोजी? दोनों बहनों में आज तक कभी ऐसे उच्च स्वर में बहस नहीं हुई थी। पन्ना ने देखा, मैगी, वाणी, सोनिया, लिज सब ऊपर की मंजिल पर झुंड बनाकर एक दूसरे पर गिर पड़ी थी। क्या सीन क्रिएट कर रही हो बड़ी दी? कली मेरी लड़की है, मैं जहाँ चाहूँ उसे भेज सकती हूँ। अच्छा, जब मरियल सी उस कलूटी को लेकर यहाँ आई थी तभी क्यों नहीं भेज दिया था उसे गिरजे में? कलूटी ईसाइनियों के बीच में ठीक लगती, तब उसकी औकात थी हमारे बीच रहने की। छूने में भी घिन लगती थी हरामजादी को। पन्ना और नहीं सुन सकी। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। वह पता नहीं क्या कहने जा रही थी कि पर्दा उठाकर शांत मूर्ति रोजी खड़ी हो गई। पन्ना, माय प्रेशियस, उसने हंसकर कहा, तुम्हारी बहन तुम्हारी कली को कितना चाहती हैं। शायद उसे स्कूल भेजने में इसी से उन्हें इतना कष्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं कली को नहीं ले जाऊंगी, तुम ले जाओगी। तड़प कर माणिक रोजी की ओर मुड़ गई। कली को ही नहीं, उसकी माँ को भी। मैंने आज तक आस्तीन में सांप पाला था, यही समझकर संतोष कर लूंगी। फिरंगी की दोगली बिटिया भला मेरी सगी क्या होगी? इसी से तो आज अपनी ही बेवफा कौम का दामन पकड़कर चल दी है। ठीक है बड़ी दी, इतना चीखने चिल्लाने से गला बैठ जाएगा। तुम्हें आज रात की बैठक का ध्रुपद भी तो अब अकेले ही गाना होगा। मर्म स्थल पर तीर का अचूक निशाना साध पन्ना रोजी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। यही तो बड़ी दी की एकमात्र दुर्बलता थी। पन्ना के बिना उसके सधे कंठ का संवरे से संवरा आलाप भी बेसुरा होकर बिखर जाता था। फिर उस दिन की बैठक क्या ऐसी वैसी थी? संगीत का अनोखा जौहरी स्वयं सीप के मोती बीनने आ रहा था। क्या कहेगी अब नवाब शमसुद्दीन से? बयाना भी तो पहले ही ले चुकी थी। इधर बढ़ते रक्तचाप ने हृदयहीन शत्रु की भांति उसकी गर्दन दबोच ली थी। कई बार जोंके लगवा लगवा कर सेरों खून निकलवा चुकी थी। फिर भी जब देखो तब नाक का गुस्सा होठों पर उतर आता और जो जी में आता वही बकने लगती। पर करती भी क्या? क्या पन्ना ने उसे दूसरी बार धोखा नहीं दिया था? एक बात और भी थी, जमाना देखते ही देखते बदल रहा था। जिन लड़कियों को वह जैसे चाहे नचा लेती थी, उन्होंने अब दुष्टा मैगी के संरक्षण में एक छोटा मोटा यूनियन बना लिया था। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देनी होगी, पर उस दिन भी उन्हें दिन भर का वेतन देना होगा। उस पर हरामजादियाँ कैसी छुट्टी मनाती हैं, खूब समझती थी माणिक। इधर उधर घूम घाम कर सौंदर्य की फेरी लगाती छोकरियों को वह एक दो बार रंगे हाथ पकड़ भी चुकी थी। जब तक गोरे फौजियों की टुकड़ी छावनी में रहेगी, उन फेरी लगाने वालियों की बिक्री धड़ाधड़ होती रहेगी, और जब तक मैगी उनकी हेड बनी रहेगी तब तक वह उनमें से एक से भी कैफियत नहीं मांग सकेगी। यह भी वह खूब समझती थी। इसी से सुंदरी कली को वह एक सुरक्षित जीवन बीमे की अटूट धनराशि के रूप में देखने लगी थी। यह ठीक था कि लड़के ने दुर्भाग्य से माँ का रंग नहीं पाया था, पर उसका अपूर्व अंग सौष्ठव, चपल दृष्टि, सुकुमार चेहरे पर पड़ रही समय से पूर्व आ गए अप्रत्याशित यौवन अतिथि की स्पष्ट छाया उसे दिन प्रतिदिन आश्वस्त करती जा रही थी। सुरीले कंठ में स्वयं सरस्वती उतर आई थी। कभी कभी माँ की गाई ठुमरी को वह ऐन मैन नकल उतार कर रख देती। गोरी तेरे नैन बिन काजर कजरारे, और सुनने वाले गुड़ी पारखी दांतों तले उंगली दबा लेते। उस नन्ही स्वर लय नटनी की मृगी सी भय त्रस्त आंखों के सहारे ही वह अपना बुढ़ापा काट सकती थी। विधाता प्रदत्त इस अनोखे मूलधन को वह किसी चतुर वाणिक पुत्र की ही भांति चक्रवृद्धि ब्याज पर चढ़ाकर पल में चौगुना बढ़ा लेगी। न रहे सोनिया, लिज, न रहे वाड़ी सेन,
और लिवराना, एक अकेली कली ही झूम झूम कर उसके नंदन वन की शोभा द्विगुणित कर देगी। पर उसी कली का मूल्य क्या वह खूसट मेम पन्ना के कानों में आकर फुसफुसा कर गई थी। सारी रात माणिक सो नहीं पाई। दूसरे दिन उठी तो पन्ना सामान बांध चुकी थी। गैरेज में दो दो मोटरें खड़ी थीं, पर पन्ना ने तांगा मंगवा लिया है। यह भी वाणी सेन उससे आकर कह गई थी। बड़ी दी, छोटी दी बिना कुछ खाए पिए ही चली जा रही हैं। डरती डरती वह कह गई थी, मरने दे अब छोटी दी को। मैंने क्या दुनिया भर के भिखारी कोढ़ियों को जिमाने का ठेका लिया है। माणिक के पुरुष कंठ की गुरु गर्जना 2-3 दीवारों को भेद कर पन्ना के कानों से टकरा गई थी। व्यंग रोजी पर था, यह वह समझ गई। बड़ी दी जानती थी कि रोजी कुष्ठाश्रम की डॉक्टरनी है। एक छोटे से सूटकेस में बड़ी दी के कली को दिए गए बहुमूल्य उपहार भरकर पन्ना फिर भी कली की उंगली पकड़े बड़ी दी के कमरे में पहुंच गई। बहुत बड़े आईना जड़े पलंग पर बड़ी दी चुपचाप लेटी थी। यह पलंग अम्मा का था और एक क्षण को पन्ना थमक कर खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे यह बड़ी दी नहीं, स्वयं अम्मा ही लेटी हूँ। वैसी ही माथे पर हाथ धरकर लेटने की अम्मा की चिर परिचित मुद्रा। चेहरा उतरकर छोटा सा निकल आया था। रेशम की गुलाबी नाइटी में बड़ी दी का सफ़ेद मक्खन सा गोल चिकना शरीर और भी पृथल लग रहा था। दोनों आंखें सूनी थीं। कितनी बीमार लग रही थी बड़ी दी। सहसा पन्ना का चित्त अनोखी ममता से भर आया। बड़ी दी, मैं जा रही हूँ, उसने धीमे स्वर से कहा। न जाने किस दिवा स्वप्न में डूबी माणिक चौंक कर उठ बैठी। ये तुम्हारे दिए गहने हैं, उसने चुपके से सूटकेस माणिक के पलंग के नीचे खिसका दिया। बड़ी दी का चेहरा विवश हो गया। वह एक शब्द भी नहीं बोली। यह कली आई है बड़ी दी, तुम्हें प्रणाम करने। सहमी सी कली को पन्ना ने बड़ी दी के सामने ढकेल दिया। निकल जा मेरे कमरे से, बड़ी दी पहली बार गरजी। पन्ना सहम कर पीछे हट गई। तमतमाए चेहरे पर सहम कर अंगारे से दहकती बड़ी दी की आंखें जैसे फटकार बाहर निकलने को उद्यत हो गईं। कली सहम कर बाहर भाग गई थी। अकेली पन्ना चुपचाप खड़ी रह गई। जिसने तुझे छाती से लगाकर पाला, तेरे लिए सजी सजाई दुल्हन की डोली को लात मार कर ठुकरा दिया, उसी को तू नागिन सी डस कर अब प्रणाम करने आई है। ठीक कहती थी अम्मा। हम जैसों की औलाद अपनी सगी माँ की भी सगी नहीं होती। फिर तू तो उस फिरंगी की औलाद है जो अपने सगे बाप को भी बूढ़ा होने पर लात मारकर बाहर कर देता है। खबरदार, जो इसके बाद मैंने तेरा और इस बंगाली की छोकरी का मुंह देखा, दफा हो जा, समझी। माणिक उत्तेजना से बुरी तरह हाँफने लगी थी। लग रहा था उसके अंतर में धधकती क्रोध की भट्टी का अदृश्य धुआं उसके कानों से भी निकलने लगा है। रुक जा। बाहर जाती पन्ना बड़ी दी की गर्जना सुनकर फिर रुक गई। माणिक के कठोर आदेश की गर्जना सुनकर अपने अपने कमरों से निकली कई लड़कियां एक साथ फिर डरी चूहियों सी दुबक गईं। मैं तेरा और तेरी मेम का पूरा सामान देखूंगी। बिस्तर भी खुलवाना होगा, समझी। इन फिरंगों की चालाकी को मैं खूब समझती हूँ। पन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या यह सचमुच स्नेही बड़ी दी कह रही थी? उस पर अविश्वास, जिस पन्ना ने कभी बड़ी दी का ढेला भी नहीं छुआ, जो चलते समय बड़ी दी का दिया पन्ने का सतलड़ा हार तक खोलकर कली के गहनों के साथ लौटा गई है, उसी छोटी बहन की तलाशी लेगी बड़ी दी। क्या कहेंगे पुराने नौकर चाकर? क्या कहेंगी वाड़ी सेन, मैगी, लिबी और सोनिया, लिज? सामान तांगे पर लद चुका था, पर कस्टम के हृदयहीन अधिकारियों की ही भांति बड़ी दी ने उसकी एक एक साड़ी को झटक झटक कर फैला दिया। वहाँ था ही क्या? वाणी का दिया, कली के अन्नप्राशन का, सोने का गुड़वा
मंजीर सा बजता ठुनकता लुढ़कता चला गया। सो पन्ना ने उठा लिया। सब लड़कियां बड़ी दी के भय से सहम कर पर्दों से झांक रही थीं। अकेली वाणी वहीं पर खड़ी थी। उसके जी में आ रहा था माणिक को झकझोर कर रख दे। माणी, यह गड़ुआ तुम रख लो। पन्ना ने गड़ुआ वाणी की ओर बढ़ाया तो अब तक होंठ काट कर रुलाई रोकती वाणी उससे लिपट गई। मरे को क्या मारती हो छोटी दी, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी यहाँ, वह बिलखने लगी। सदा चुपचाप रहने वाली शांत प्रकृति की सौम्या पन्ना वाणी की एकमात्र सखी थी। फिर जब से कली आई थी, वाणी ही एक प्रकार से उसकी माँ बन गई थी। छोटी दी से छीन झपट कर वह कली को अपने कमरे में उठा लाती। वह उसकी मलिन जीवन क्षितिज की एकमात्र क्षीण रेखा थी। कभी कभी कमरा बंद कर वह अपना स्तन उन क्षुधातुर नन्हे अधरों से लगा देती। अबोध कली कभी टुकुर टुकुर उसे देखती, कभी सूखे स्तन से चिपट जाती। वाणी को लगता नन्ही कली की समस्त स्फूर्ति उसके प्राणों में समा गई है। जो सुख उसे माणिक की संपन्न पीली कोठी में कभी नहीं मिला था, वह उसे कली का क्षणिक सहवास पल भर में दे गया था। कभी वह उसे गाल से चिपकाए मीठी मीठी लोरियां गाती, कभी नीले आकाश की ओर देखती। चुमक चुमक कर हाथ पैर फेंकती कली की बाल क्रीड़ा देखकर एकांत में ही आनंद विभोर हो उठती। आज वही कली मृग तृष्णा की सी क्षणिक बहार दिखाकर उससे सदा के लिए बिछुड़ी जा रही थी। वह जानती थी कि कली अब लौटकर कभी नहीं आएगी। मनोमालिन्य की लोहे की दीवार दोनों बहनों के बीच अभेद्य दृढ़ता से खड़ी हो गई थी। माणिक की स्वार्थपरता को वह कई बार परख चुकी थी। माणिक प्राण रहते कभी भी नेकी कर दरिया में नहीं डाल सकती थी। बड़ी दी की लोलुप दृष्टि क्या वह कई बार सुंदर कली की एक एक अंग पर निबद्ध नहीं देख चुकी थी? पन्ना, गाड़ी का समय हो गया है, अब चलो, रोजी ने कहा और पन्ना ने अपने को वाणी के बाहुबंधन से छुड़ा लिया। एक बार उसने बड़ी दी की ओर और बड़ी आशा से देखा। क्या पता बड़ी बहन स्नेहपूर्ण आश्वासन देकर फिर कह उठे, जाने दे पन्ना, पता नहीं गुस्से में तुझसे क्या क्या भला बुरा कह गई। न हो तो कली को रोजी के साथ भेज दे, तू मत जा। पर माणिक की आंखों से अभी भी चिंगारियां फूट रही थीं। तांगे में बैठकर पन्ना ने अंतिम बार पीली कोठी को देखा। कैसी अद्भुत विदा की बेला थी। पाप से विदा, दुराचार से विदा, निर्लज्जता से विदा, पाखंड से विदा। गुलाबी नाइटी में अर्धनग्ना माणिक कुर्से के हत्थे पर माथा टेक सिसकती वाणी सेन, रेशमी पर्दों से झांकती सोनिया, लिज, मैगी और पिंजरे में बंद सिंकचों में चोंच मारता अफ्रीकी काकातुआ। उसके प्रेमी का एकमात्र वही स्मृति चिन्ह तो रह गया था। कितने वर्ष पूर्व उसके जन्मदिन पर विद्युत रंजन सोने के पिंजरे में बंद कर वह अमूल्य भट्ट उसके लिए नैरोबी से ले आए थे। पांवों में बंधी थी सोने की पतली सी जंजीर और उसी को थामकर विद्युत रंजन बड़े खिलवाड़ में उसे कंधे पर चढ़ाकर दरबार में जाते थे। आज पन्ना चलने लगी तो काकातुआ ने तूफान मचा दिया। कें 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 जैसे कोई उसकी गर्दन मरोड़ रहा हो। क्या पशु पक्षियों में भी विधाता ने ऐसी अलौकिक सूक्ष्म दृष्टि दी होगी? क्या वह जान गया होगा कि उसकी स्वामिनी अब कभी लौट कर नहीं आएगी? पन्ना ने धीरे धीरे ओझल होती पीली कोठी को अंतिम बार देखकर आंखें बंद कर लीं। स्मृतियों का सागर उमड़ पड़ा था। जब वह हीरा और माणिक उस झूले पर पेंग लेती लेती आकाश छू लेती थी, जब उस बड़े से जामुन के पेड़ से रसीले जामुन गिरा गिरा कर लोटे में हिलाकर नमक मिर्च से सान माणिक गिन गिन कर बहनों को जामुन बांटती थी, जब तीनों बहनों के पैरों से बंधे घुंघरुओं की मीठी झनकार से पीली कोठी गूंज उठती और मखमली कुर्सी में बैठी मुनीर अपनी नृत्य प्रवीणा पुत्रियों को बाहों में भर भर कर चूम लेती थी। बड़ी दी की कीर्ति स्तंभ पीली कोठी
आकाश में गर्वीली गर्दन उठाए कुछ देर तक दिखती रही, फिर ओझल हो गई। रोजी चुपचाप बैठी थी। अब तक वह एक शब्द भी नहीं बोली थी। धीरे से उसने पन्ना का हाथ पकड़कर थपथपा दिया। अचानक उस मैत्रीपूर्ण स्पर्श ने पन्ना की मूक वेदना को प्रगल्भ बना दिया। चेष्टा करने पर भी वह अपनी सिसकी को नहीं घुटक पाई। कृष्णकली उपन्यास का चौथा भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक के साथ आपके समक्ष जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।